वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचुरल लॉ स्कूल। तो नेचुरल लॉ स्कूल है क्या, पहले ये समझते हैं। तो इमेजिन करो, पार्लियामेंट एक लॉ बनाता है जो कि काफ़ी अनफेयर और अनजस्ट है। तो क्या वो लॉ सबको फॉलो करना ज़रूरी है? इसी पे सवाल उठाता है नेचुरल लॉ स्कूल। तो स्कूल क्या है, पहले भी बता चुका हूँ। ग्रुप ऑफ थिंकर्स अगर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो उन्हें एक स्कूल का माना जाता है। तो नेचुरल लॉ स्कूल के अंदर जो नेचुरल लॉ वर्ड है, उस वर्ड का मतलब क्या है? तो जो लॉ बेस्ड है मोरालिटी और रीज़न पे। अब मोरालिटी क्या होता है? एक मॉरल बीइंग का जो मोरालिटी होता है, और रीज़न जो आप रीज़न कर सकते हो। मतलब कोई लॉ अगर आपको ना पढ़ाया जाए, कोई चीज़ आपको ना बताया जाए, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपको सीधा सीधा बताया जाए कि कोई बंदा किसी को मार रहा है या कोई कुछ चोरी कर रहा है, तो आपको इतना नॉलेज पहले से ही है कि ये इमोरल है। भले अगर आप कभी भी लॉ नहीं पढ़े हो, फिर भी आप समझ जाओगे तो ये इमोरल है। तो कोई भी लॉ जो बेस्ड हो सोसाइटी के मोरालिटी और रीज़न पे, ह्यूमन रीज़न पे बेस्ड होना चाहिए। ये स्कूल बोलता है कि अगर कोई लॉ अनजस्ट है तो उसे लॉ माना ही नहीं जाना चाहिए। तो ये जो नेचुरल लॉ स्कूल है, ये 3 फेजेस से गुजरा है। इसके 3 फेजेस है: एंशियंट पीरियड, मिडिवियल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। जो एंशियंट पीरियड था, इसमें मेनली ग्रीक और रोमन थिंकर्स थे। जो मिडिवियल पीरियड था, ये रिलीजियस इन्फ्लुएंस था इसके अंदर, काफ़ी काफ़ी चर्च का इन्फ्लुएंस था इस पीरियड के अंदर। और जो मॉडर्न पीरियड था, उसके अंदर सेकुलर थिंकिंग और राइट बेस्ड होने लग गया अप्रोच इस स्कूल का। इसमें राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने लग गए लोग। अब इन तीनों पीरियड में वैसे देखा जाए तो बहुत सारे थिंकर्स हैं नेचुरल लॉ के अंदर, नेचुरल लॉ के स्कूल के अंदर। लेकिन हम सिर्फ जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं, हम उन्हें पकड़ेंगे, जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हम उनको ले करके उस पर डिस्कशन करते हैं आगे। तो जो पहले थिंकर है हमारे एंशियंट पीरियड से, वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के हिसाब से क्या था, लॉ कनेक्टेड था नेचर और पर्पस पे। पहले तो इनका पूरा ये जो बेस्ड है, ये पूरा बेस्ड है कि ह्यूमन एक रैशनल बीइंग है। अब ये कितना सही है, ये काफ़ी डिबेटेबल है, और आप लोग इस पे अपना अपना विचार रखो कि क्या ह्यूमन, सारे ह्यूमंस एक रैशनल बीइंग हैं कि नहीं है, ये कमेंट करो। तो जो ह्यूमंस होते हैं, इनके हिसाब से रैशनल बीइंग्स होते हैं, और एक गुड लाइफ, अगर किसी को एक गुड लाइफ चाहिए तो उन्हें अपने रीजंस और वर्च्यू, वर्च्यू एक काफ़ी बड़ा वर्ड है। वर्च्यू मतलब होता है कि मॉरल्स, आपके उसूल, उसे वर्च्यू बोला जाता है। तो लोगों को अपना एक रीज़न और वर्च्यू बना के चलना चाहिए। तो नेचुरल जस्टिस और लीगल जस्टिस, जैसे नेचुरल जस्टिस यूनिवर्सल है, हर जगह सेम है। अगर कोई मर्डर इंडिया में करे तो भी गलत माना जाएगा, अगर यूएस में करे तो भी गलत माना जाएगा। चोरी इंडिया में हो तो भी गलत माना जाएगा, यूएस में हो या यूरोप में हो तो भी गलत माना जाएगा। इसे रीज़न के थ्रू हम लोग बता सकते हैं। भले अगर आपको कभी आईपीसी ना पढ़ाया जाए या बीएनएस ना पढ़ाया जाए, एक कॉमन पर्सन भी रीज़न के थ्रू बता सकता है कि क्या गलत है, क्या सही है। और जो लीगल जस्टिस होता है, वो स्टेट लॉज पे डिपेंड करता है। वो जब तक कोडिफाई नहीं होगा तब तक उसे गलत नहीं माना जाएगा। तो नेचुरल लॉ इधर ही बिगेन होता है। एरिस्टोटल ही नेचुरल लॉ के फाउंडर माने जाते हैं। जो की कंट्रीब्यूशंस हैं इनके, ये आइडिया जैसे लॉ रीजन से अलाइन होना चाहिए, ये इन्होंने दिया था। और जो काफ़ी बड़े लिमिटेशंस हैं कि ये सेपरेट नहीं कर पाता लॉ को मोरालिटी से। अब जैसे कि डेथ पेनल्टी हो गया, अगर बहुत ध्यान से सोचा जाए तो ये इमोरल है। एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को मारेगा तो इमोरल हो जाएगा। तो लेकिन लॉ है डेथ पेनल्टी देने का। तो ये काफ़ी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। अब जैसे कोई चोर है, वो कुछ सामान चोरी करता है, लेकिन वो इसलिए चोरी करता है क्योंकि वो भूखा था। अब इसमें मोरालिटी और लॉ का काफ़ी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। तो ये काफ़ी फिलोसॉफिकल है, ये चीज़ काफ़ी फिलोसॉफिकल है। ऑन पेपर अच्छा लगता है, लेकिन ऑन ग्राउंड ये कितना सही से इम्प्लीमेंट हो सकता है, इस पे बहुत बड़े बड़े सवाल उठते हैं। क्योंकि इनका पूरा कहानी एक ही चीज़ पे बेस्ड है कि ह्यूमन एक रैशनल बीइंग है। लेकिन मेरे हिसाब से ह्यूमन काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इसीलिए हमें प्रिडिक्टेबिलिटी और ऑर्डर लाने के लिए लॉज की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट जो थिंकर आते हैं वो रोमन पीरियड से हैं, सिसीरो। तो इनका जो कोर आइडिया था कि ट्रू लॉ जो है, राइट पर्सन इन एग्रीमेंट विद नेचर।
सेम चीज़ है, क्योंकि पीओवी सबका सेम रहेगा, कीवर्ड्स आपको पकड़ लेना है, जैसे यूनिवर्सल, एटर्नल, और आपका जैसे पहले था रीज़न, ये सारे, और मोरालिटी, ये सारे आपको कीवर्ड्स पकड़ लेना, आप इजीली आंसर बना पाओगे इसके। ये ऑल पीपल पे अप्लाई होता है, ये क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट, ये क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट नहीं होता है, ये मोरालिटी और रीज़न से होता है क्रिएट। इसके अंदर इन्होंने असर्टिव और पॉलिटिकल काफ़ी बता दिया था नेचुरल लॉ को, इनके पीरियड में असर्टिव हो चुका था, मतलब लॉज को मोरालिटी के बेसिस पे जज करने लग गए थे लोग। नेचुरल लॉ को इन्होंने यूनिवर्सल और बाइंडिंग कर दिया था, लॉ को जस्टिस से कनेक्ट कर दिया था, पावर से नहीं, मतलब सिर्फ पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ नहीं होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए लॉ से। लेकिन लिमिटेशन इनके भी थ्योरीज में थे, क्योंकि ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट था और कोई भी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं था। इस पूरे कहानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि मोरालिटी को इन्फोर्स कैसे करा जाए, ये कोई नहीं बता रहा। सब ये बता रहे हैं कि मोरालिटी को होना चाहिए लॉ में, लेकिन इसे इन्फोर्स कैसे किया जाए ठीक तरीके से। जो नेक्स्ट आते फिर मिडीवियल पीरियड में, थॉमस एक्विनास, इनका थोड़ा प्रॉब्लम अलग है। ये थोड़े, इनका मेन लॉजिक कुछ और था, इनको चर्च का इन्फ्लुएंस बढ़ाना था, क्योंकि इनका जो 4 टाइप्स ऑफ लॉ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके हिसाब से 4 टाइप होते हैं लॉ के, इटर्नल लॉ, नेचुरल लॉ, ह्यूमन लॉ और डिवाइन लॉ। इसके अंदर ये बताते हैं इटर्नल लॉ क्या है, गॉड्स ग्रैंड डिज़ाइन, मतलब गॉड ने डिज़ाइन किया जो इटर्नल लॉ है। नेचुरल लॉ, ह्यूमन पार्टिसिपेशन इन इटर्नल लॉ, मतलब यही जो गॉड का ग्रैंड डिज़ाइन है, इसमें जो ह्यूमन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये नेचुरल लॉ है। और ह्यूमन लॉ जो अथॉरिटी और स्टेट्स बनाते हैं लॉ, इसे ह्यूमन लॉ बोलते हैं। और डिवाइन लॉ रिलीजियस स्क्रिप्चर। और इन्होंने बहुत स्मार्ट मूव ये खेला था अपने चर्च को आगे करने के लिए, कि उन्होंने बताया था जो डिवाइन लॉ है उसका जो एकमात्र इंटरप्रेटर है वो चर्च है, जिससे चर्च का पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग कर दिया था इन्होंने, क्योंकि चर्च अपने डिक्लाइन पे था इनके पीरियड पे, चर्च से लोगों का भरोसा उठता जा रहा था। और फिर इनका भी यही है, आपको जैसे मैंने बताया, रीज़न, ह्यूमन हैव रीज़न, ये सब आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। थ्रू रीज़न वी अंडरस्टैंड डू गुड अवॉइड ईवल, यही है रीज़न आपका, यही होना चाहिए। उसूल जिसे बोलते हैं हम, कि आपके क्या उसूल हैं, कि आपको चोरी नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, तो नेचुरल लॉ इस पे बेस्ड है। और इनका मेन कंट्रीब्यूशन यही था कि ये मेनली चर्च के लिए काम कर रहे थे, तो इनको चर्च को ही ऊपर लाना था वापस से। जो लोगों का ट्रस्ट चर्च से हट रहा था, लोग चर्च को कुछ नहीं समझने लग गए थे, चर्च से दूर जाते जा रहे थे, उनका काम था कि चर्च पे वापस इम्पोर्टेंस लाया जाए, क्योंकि उन्होंने उसे ही एक मेन इंटरप्रेटर बना दिया था नेचुरल लॉ का। इन्होंने प्रिंसिपल दिया था जो हमने पहले बात किया, और वही सारे अगर हम लोग जोड़ दें इसके अंदर कीवर्ड्स, कि एक अनजस्ट लॉ कभी लॉ नहीं होता। लेकिन इन्होंने एक चीज़ और ऐड किया था कि अनजस्ट लॉ को कभी कभी मानना पड़ता है, क्योंकि चर्च का असर्टिवनेस लाना था इनको, तो कभी कभी चर्च अपने भी कुछ उल्टे सीधे कानून ले आता था, जिसे जो मॉरल नहीं होता था तो उसे भी इनको यूज़ करना था। तो इन्होंने एक ये कैच डाल दिया था कि अनजस्ट लॉ डोंट बाइंड मॉरली बट मे स्टिल नीड टू बी फॉलोड टू अवॉइड केओस। की कॉन्ट्रीब्यूशंस मैंने आपको बताया, री इन्फोर्सिंग फेथ इन चर्च थ्रू लॉजिक एंड मेकिंग इट इंटरप्रेटर ऑफ डिवाइन लॉ। उसको इंटरप्रेटर बना दिया तो लोगों को खुद चर्च के पास आना पड़ गया। लिमिटेशंस यही थे कि इन्होंने चर्च को एकदम सुपीरियर बना दिया और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस था गॉड के ऊपर। तो अगर आप सेकुलर सिस्टम देखोगे, जो क्रिश्चियंस नहीं है, जो चर्च में नहीं मानते, वो अपना जगह इसमें कहीं खोज ही नहीं पाएंगे इनके लॉजिक और थ्योरीज में। फिर अब आ जाता है मॉडर्न पीरियड। पहले ह्यूगो, इनका जो कोर आइडिया था कि नेचुरल लॉ एग्जिस्ट करता है बिना गॉड के ही। ये काफ़ी बड़ा शिफ्ट था इस थॉट प्रोसेस में, क्योंकि अभी तक गॉड के बारे में बात हो रहा था, रीज़न के बारे में बात हो रहा था। तो इन्होंने ये बोला कि अगर गॉड एग्जिस्ट भी नहीं करेगा लेकिन नेचुरल लॉ फिर भी एग्जिस्ट करेगा। और इनका काफ़ी अच्छा वो था, फोकस था इंटरनेशनल लॉ और रूल्स बिटवीन नेशंस को बनाने के लिए। ये काफ़ी सेकुलर नेचुरल लॉज के बारे में बात करते थे, जिसमें हर रिलीजन के लोगों को, हर डाइवर्सिटी को इंक्लूड कर दिया जाए।
लेकिन इनका भी यही एक प्रॉब्लम था कि ये भी अभी तक थियोरेटिकल था, कोई भी अच्छा इन्फोर्समेंट कैसे किया जाए वो कोई नहीं बता पा रहा था। सब थ्योरी दे रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे होगा ये कोई नहीं बता पा रहा था। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे जॉन लॉक। इनका जो कोर आइडिया था ये था कि नेचुरल लॉ गिव्स अस नेचुरल राइट्स। ये राइट्स पे पूरी तरीके से आ गए। नेचुरल राइट हमारे क्या है? लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो कि तुम्हारे नेचुरल राइट्स क्या है? लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जॉन लॉक के अकॉर्डिंग। और ये स्टेट के द्वारा नहीं दिए जाते हैं, नेचुरली रहता है। जैसे आप पैदा होते हो वैसे ही आपके राइट्स बन जाते हैं। आपको लाइफ का राइट मिलता है, लिबर्टी का लाइफ में राइट मिलता है, और प्रॉपर्टी का जॉन लॉक के अकॉर्डिंग। इसमें जो आइडिया है कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही करता है, जो गवर्नमेंट है या स्टेट है वो एग्जिस्ट ही करता है आपके इन राइट्स को बचाने के लिए। अगर ये फेल होता है इस चीज़ में तो लोगों का पूरा पूरा राइट है रिवोल्ट करने का। इनके यही सारे आइडियाज सीधा सीधा डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट लॉज जो होते हैं उसमें कंट्रीब्यूट किया था। और जो मॉडर्न एको भी अभी भी हमें सुनाई देता है इसका, जैसे कि एरिस्टोटल का अगर हम देखें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सब इक्वल हैं। ह्यूमन रीजन से एक नेचुरल लॉ था, सब इक्वल हैं। एक्विनास के जो लिमिट्स है उससे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस बनता है कि पावर ऑफ कोर्ट स्ट्राइक डाउन अनजस्ट पॉज। जैसे इन्होंने चर्च को बना दिया था सुप्रीम, जैसे जो अभी काम सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रेट करना लॉज को, वैसे इन्होंने चर्च को बनाया था। तो इसी आइडिया को, चर्च वाले आइडिया को ले करके और सेकुलर फॉर्मेट में करने के लिए हमने कोर्ट्स को पावर दिया। और नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स के बारे में जॉन लॉक ने बात किया। अब मेन क्रिटिसिज्म्स क्या थे? हमने बात किया ही कि ये काफ़ी वेग था और सब्जेक्टिव था, और हर लोगों के अपने मॉरल्स होते हैं। किसी के लिए जैसे आप बड़ों की इज्जत करो ये एक मॉरल माना जाता है, लेकिन बहुत लोगों को ये मॉरल नहीं भी लगेगा। तो सबके अपने मॉरल्स हैं। किसी के लिए डेथ पेनल्टी देना बहुत इमोरल एक्ट है, कि अगर आदमी कुछ भी कर रहा है, जैसे बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स बोलते हैं कि डेथ पेनल्टी नहीं देना चाहिए, हमें रिफॉर्म लाना चाहिए लोगों के अंदर। लेकिन बहुत लोगों का ये भी कहना है कि लॉ के प्रति डर बनाने के लिए डेथ पेनल्टी ज़रूरी है। तो मॉरल्स बहुत अलग होते हैं, सबके अपने पर्सपेक्टिव हैं। और प्रैक्टिकली इसे लगाना बहुत मुश्किल है, इसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होगा ये किसी को नहीं पता। तो ये क्रिटिसिजम्स थे इसके। और इधर तक आ गए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड नोट्स चाहिए इस टॉपिक पे, पूरे जूरिस्प्रूडेंस पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ये नोट्स ले सकते हो। अमेज़ॉन पे काफ़ी अच्छे प्राइस पे भी अवेलेबल है, इसे चेकआउट करो। इसमें जो भी हम समझ रहे हैं वो पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चर में दिया गया है, उसे और एक्सपैंड किया गया और थोड़ा डिटेलिंग दिया गया है, जिससे आप और अच्छे आंसर्स लिख पाओ अपने क्लासेस में और एग्ज़ाम्स में। तो बाकी अब नेक्स्ट स्कूल के बारे में बात करेंगे हम लोग, एनालिटिकल स्कूल के बारे में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।